अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 के मिड जो हैं वो 16 जुलाई से स्टार्ट हैं। तो आज से हम जो हमारे जो मिड हैं उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश ENG 201 के इसके 20 जो फर्स्ट 22 लेक्चर्स हैं वो आपके मिड में स्टार्ट हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट में आपको सिलेबस और उसके जो शेड्यूल है वो सब अनाउंस कर दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे ENG 201 के फर्स्ट 10 लेक्चर्स। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको जो नेक्स्ट 12 लेक्चर्स हैं वो क्लियर आउट करवा दूँगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छे लगे तो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। सो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगी जो सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर्स में आती हैं, जो आ रही हैं, जो हम पहले देख चुके हैं पेपर्स में, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। इसकी आउटलाइंस है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस टेक्निकल कम्युनिकेशन, बुक्स मटेरियल। इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ चंद चीज़ें जो करने वाली हैं ये उन्होंने सिर्फ इसका आउटलाइंस इसका बताया हुआ है कि इसमें स्टूडेंट्स को इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस बुक का। नेक्स्ट आपने रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, कर लेने हैं। रिटन कम्युनिकेशन में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। विल कवर इसमें हमारा प्लानिंग होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्टाइलिस्टिक इश्यूज़ होते हैं जो हम अपने लेटर्स में, मेमोज में, प्रपोजल्स में, शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स में हम जो यूज़ करते हैं वो हमारी जो रिटन टाइप में होती है, रिटन फॉर्म में होती है, वो हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है, वो किसी से भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जो हम किसी से अपने माइंड की बुनियाद पर, अपने सिर्फ अपने जहन की बुनियाद पर कर रहे होते हैं, जो हम किसी से फ़ेस टू फेस कर रहे होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल यही है, जब हम फेस टू फेस कर रहे होते हैं वो हमारी ओरल कम्युनिकेशन में आ जाती है। सिर्फ आपने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल एट वर्क डिफरेंट, इसके कम्युनिकेशन के हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। इसमें मेमोज, रिपोर्ट्स, ये 2 नंबर्स के मार्क्स आते हैं जो उसमें आ सकता है। बिजनेस लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ठीक है जी। ये 2 नंबर का जो है क्वेश्चन, उसमें ओनरशिप क्या होती है ये आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट जैसा आपने क्लियर करना है, याद कुछ भी नहीं करने वाला इसमें जी। ओके, फर्स्ट चैप्टर में हमारा सिर्फ और सिर्फ यही था कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन होती क्या है। उसमें उन्होंने रिटन कम्युनिकेशन का बता दिया। फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है इसमें है ओरल कम्युनिकेशन। इसमें टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ डिलीवरी, एक्सटेम्पोरी, इम्प्रॉम्प्टी, मेमोराइजेशन, रीडिंग, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ प्रिपरेशन, डिलीवरी गाइडलाइंस, यूज विजुअल एड्स। इसमें सिर्फ क्या है कि टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन और मोड्स ऑफ डिलीवरी, इनके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ओरल कम्युनिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हम किसी भी ओरल फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं वो हमारे ओरल कम्युनिकेशन के ज़मरे में आता है, ठीक है जी। ओरल कम्युनिकेशन कैन बी इनफॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट पर्पसेस एंड द डिलीवरी सिचुएशंस। एंड oral presentation can almost any report type such as design, review or proposal और conference talk। किसी कॉन्फ्रेंस से talk हो सकती है, ठीक है, स्पीच हो सकती है किसी से, ये आपने ध्यान से करना है। रिटन डॉक्यूमेंट्स और ओरल प्रिजर्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है जी। इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी स्किल्स। ये भी आ सकता है कि इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन में स्किल्स कौन कौन सी उसके लिए एसेंशियल है। आउटलाइनिंग एंड प्लानिंग, ये इसके सिर्फ आपको इजी तरीका बताऊँ। हम कोई भी ऐसे लिखते हैं तो उसकी सबसे पहले हम आउटलाइंस राइट करते हैं, देन उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर क्या कोटेशंस उसके अंदर ऐड करनी है, उसके अंदर मटेरियल क्या लिखना है। तो प्रिपेयर ओवरहेड
कंटेंट और द डिस्प्ले मीडिया, उसके अंदर हमने कौन सी एड्स जो हैं, पिक्चर्स जो हैं वो ऐड करनी है, रिहर्सिंग करनी है। रिहर्सिंग करना है उसको रिपीट करना है, उससे जो उसमें जो मिस्टेक्स हैं उनको फाइंड आउट करना है और डिलीवर, और एंड द एंड उसका रिजल्ट होता है, कंक्लूजन होता है। ठीक है जी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स एंड ओरल रिपोर्ट्स में भी डिलीवर अराउंड अ स्मॉल टेबल जस्ट इन फ्यू लिसनर्स और इन अ लार्ज ऑडिटोरियम। ये सिर्फ आपने रीड आउट कर लेनी है, इसमें से करने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। Oral presentation in a professional environment generally fall into two categories: informative speaking, persuasive speaking। informative speaking क्या होती है, इसका मकसद ये होता है कि हम जाहिर सी बात है हम कहीं पे स्पीच करें तो उसका हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमारे आइडियंस को, इंस्ट्रक्टर्स को, हम अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर कर होते हैं, हमारे आइडियंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव जैसे उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, परसुएसिव प्रेशराइज करने वाले, उसमें persuasive speaking is used to influence what an audience think or does. Some of the goals of persuasive include to reinforce the attitude, belief and values audience already hold, के उन्हें आइडियाज़ और अकायद के ऊपर जोर देना जो कि सामीन पहले से रखते हैं। to inculcate an audience against counter persuasion, to change attitude, to motivate an audience act। ठीक है, ये जैसे आप रीड आउट कर लीजिएगा। डिलीवरी मेथड, देर आर एट लीस्ट 4 मेथड फॉर स्पीकिंग एंड ओरल प्रेजेंटेशन। इनके आपने नेम्स याद कर लेने हैं। एक्सटेम्पोरी, प्रॉपर्टी, मेमोराइजेशन, रीडिंग। एक्सटेम्पोरेरी, इनके इन दिस मेथड ऑफ डिलीवरी द थॉट इज़ प्लान बिफोर स्टार्टिंग टू स्पीक। एक्सटेम्पोरी क्या होता है कि हम ये वेल प्लान्ड होती है, इसमें हम कोई भी सामीन से कोई भी बात करते हैं तो उसके लिए पहले हमें उसके लिए प्लान करना पड़ता है। देन फिर हम आइदर इन अ फ्यू hurried minutes or in course of long elaborate and extraction preparation but the exact wording is left the moment of speaking। इसमें हमें सबसे पहले वेल प्लान एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। एक्सटेम्पोरी सिर्फ यही होता है कि आप इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है। इम्प्रॉम्प्टी क्या होता है, इम्प्रॉम्प्टी होता है एक्सटेम्पोरी का होता है कि इसमें हम पहले से वेल प्लान स्ट्रक्चर तैयार करते हैं फिर उसके मुताबिक हम स्पीक आउट करते हैं। और एक्सटेम्पोरी क्या, इम्प्रॉम्प्टी क्या होता है कि इसमें हम पहले से कोई एडवांस प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ठीक है जी। ये हमारी इसमें ना कोई नोट्स और एडिशनल मटेरियल्स होता है। इट इज़ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू द टॉपिक एंड जो कि हमारे सामने इनके आइडियंस के जो हमारे रिएक्शंस होते हैं उनका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है जी। मेमोराइजेशन क्या होता है, इसमें रिसाइटेड फ्रॉम मेमोरी रेदर देन, इसमें हम अपने दिमाग से, माइंड से हम अपने सिस्टम, हम इसमें कोई नोट्स वगैरह यूज़ नहीं करते, क्यू कार्ड्स वगैरह को यूज़ नहीं करते, इसमें हम अपने मेमोराइजेशन जैसे कि उसके नाम से जाएगी, इसमें हम अपने माइंड से बोलते हैं। रीडिंग के ऊपर से देख के, कोई भी स्पीच है तो वो हम ऊपर से देख के रीड आउट कर लें तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होगी। उसमें क्या है कि हमारा आई कांटेक्ट जो है वो आइडियंस के साथ नहीं होगा। तो इसका ये देखें ड्रॉबैक जो है रीडिंग का इज रिटन व्हेन यू रीड योर स्पीच योर कम्युनिकेशन विद द टेक्स्ट। आपकी जो कम्युनिकेशन होती है आपके टेक्स्ट के साथ होती है या आपके आइडियंस के साथ नहीं होती, तो इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है जी। प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए किसी भी प्रेजेंटेशन की। नॉलेज ऑफ आइडियंस के मतलब नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट के मतलब नॉलेज, यूज़ ऑफ टाइम को किस तरह से मेंटेन करना है, रिहर्सल उसकी बार बार से उसकी जो है रिपीटेशन होनी चाहिए। पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग, पर्सनल अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द आइडियंस, इसमें वो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें आपको कि यही होना चाहिए कि जो सामीन है वो किस एज के हैं, किस माइंड के हैं आप, और एजुकेशनल स्पॉनिस्ट हैं या स्पेशल इंटरेस्टिस हैं, तो उनके मुताबिक आपको अपना नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। ये इसमें से आने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे आपको एक जस्ट क्लू दे रही हूँ। जो चीज़ें आपको बताई जाऊँ सिर्फ वो कीजिएगा। फॉलोइंग, कीप इन द माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स डिलीवरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन। अ वेल प्लान एंड वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन कैन ऑलमोस्ट बी इनइफेक्टिव बिकॉज ऑफ बैड प्रेजेंटेशन डिलीवरी। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक वेल प्लान और वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन जो है वो है इनइफेक्टिव हो सकती है। किस तरीके से, अगर हमें उसको डिलीवर करना ना आए। हमने तैयार कर लिया, कोई भी प्रेजेंटेशन है, कोई भी स्पीच है, हमने तैयार तो कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन अगर हमें उसको आइडियंस के सामने प्रेजेंट करना ना आए तो वो यूज़लेस होगी। ठीक है जी।
तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स लाजमी हैं? पॉइजन, एंथेसिज्म, आई कांटेक्ट, यूज़ ऑफ वॉइस, यूज़ ऑफ टाइम, उसमें बेहतर टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए, आवाज़ को बेहतर बनाना चाहिए और सामीन ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मेक अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन, ये आप कुछ भी नहीं आने वाला इसमें से। प्रिपरेशन केयरफुली एंड लॉजिकली जस्ट एज यू फॉलो फॉर अ रिटन रिपोर्ट, कीप इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉक। ये जस्ट कॉमन थिंग्स हैं, इसमें से नहीं आता कुछ भी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम। ओके, ये जस्ट आपको सिर्फ क्लूज दिए हुए हैं, आप सिर्फ मेन चीज़ें कीजिएगा जो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर है जी रीडर सेंटर्ड राइटिंग। इन दिस लेसन यू विल लर्न द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ रिज्यूम एंड लेटर ऑफ एप्लीकेशन, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्ट। इसका ओवरऑल जो रिव्यू है वो मैं आपको दे देती हूँ। इसमें ये सिर्फ 5 चीज़ें करने वाली कि कोई भी हमारा रीडर सेंटर्ड है, जो पढ़ने वाला है, उसका फोकस कहाँ होता है? रीडिंग पे। तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी चीज़ें जो है वो एवेलुएट करना चाहिए या उनको वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्ट, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्ट शॉर्टली मैं बता देती हूँ कि होता क्या है। जब आप लिख रहे होते हो, कोई भी लेटर होता है, सिंपल लेटर होता है, जॉब एप्लीकेशन होता है, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है कि आप किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हो। आप ये बता रहे होते हैं, आप कोई भी चीज़ लिख रहे होते हो, उसका मकसद होता है आप बता रहे हो आप किस चीज़ पर कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है जी, इस सबसे कह लें कि सेंटर्ड अप्रोच है ये। जब आप कोई भी लिखते हैं, कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं, तो जो लोग हैं द फाइनल रिज़ल्ट यू डिज़ायर, वो आपको फाइनल रिज़ल्ट देते हैं। तो आपको जिन लोगों से आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो वो आपको रिज़ल्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, ये था जी डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्ट। प्लानिंग क्या होता है कि जो कोई भी स्पीच आप दे रहे हो उसकी आपने पहले से वेल प्लान की हो। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर हम कोई भी स्पीच तैयार कर लेते हैं, ठीक है जी, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। विदाउट प्लानिंग हम उसको अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। यू डिसाइड व्हाट टू से एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल व्हेन यू प्लान। जब आप प्लान करते हो कि आपने कब और कहाँ और कैसे कौन सा मटेरियल ऑर्गेनाइज करना है, आपको जो आपके रीडर्स हैं उनसे उनकी एक्सेप्टेशंस के रेलिवेंट आप कम्युनिकेट करना है, ताकि वो अट्रैक्ट हों आपकी उस स्पीच से। दूस एक्सेप्टेशंस में लिमिट द चॉइस टू मेक कंसर्निंग कंटेंट। जस्ट ये था इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था। तो प्रिसुएसिव आर्गूमेंट हैज़ 2 एलिमेंट्स, ये क्विज में आ सकता है। प्रिसुएसिव आर्गूमेंट हैज़ कितने एलिमेंट्स? अ काम एंड एन एविडेंस। इसके 2 एलिमेंट्स हैं इसके, एक काम, एक मुआहिदा और एविडेंस है। ठीक है जी, योर डेफिनेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट टेल्स यू व्हाट द इम्प्लेक्ट काम ऑफ योर रिज्यूम शुड बी, दैट इज योर काइंड ऑफ कैपेबल। ये जस्ट आपने एज अ क्विज के तौर पर रिमेंबर रखना है। कन्वेंशन यूज क्वेश्चनल बाय रीडर्स प्रिसेसिव काम्स टू मेक, ये आपने जस्ट रीड आउट कर लेना है, इसमें से आने वाला कुछ भी नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है ऑर्गेनाइजेशन योर मटेरियल। इसमें से अपने फंक्शनल रिज्यूम और कन्वेंशनल रिज्यूम और नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम, इनका आपने कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। हाउएवर सम इंडिविजुअल चूज टू ऑर्गेनाइज अ substantial part of their resume around their accomplishments and abilities. Such a resume is called a functional resume because it emphasizes the functions and tasks that the application can perform. Functional resume किस पे फोकस करता है? emphasize the functions and tasks the application can perform। ये इन 2 चीज़ों पे जो है फोकस करता है। जो नॉन कन्वेंशनल है, यू कैन प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रोमिनेंस बाय प्लेसिंग द नेम एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉप। आप जो आपके डिजायर्ड प्रोमिनेंस है, प्लेस है जो आपके, आप उसके टॉप के ऊपर कोई भी स्पीच है उसके टॉप के ऊपर आप अपना नेम और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स राइट कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल क्या है? इफ़ यू आर डिजाइनिंग अ नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम यू मे प्लेस योर नेम अलोंग द बॉटम और साइड। अगर आप नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम
प्रोवाइड कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप क्या करें, यू मे आल्सो प्लेस योर नेम अलोंग द बॉटम और साइड, या बॉटम में राइट करें या साइड पे राइट करें, ठीक है जी। ओके, वन मोस्ट स्ट्रेटजी ऑफ राइटिंग एंड पुट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पहले राइट करें, जो मीन कितने एसेंशियल नहीं है वो आप बाद में राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें से और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये जस्ट उन्होंने एज ए सैम्पल के तौर पर हमें दिए हुए हैं जी। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर है 4, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए, ठीक है जी। लेक्चर नंबर 4 है ऑडियंस एनालिसिस। इन दिस लेक्चर विल लर्न ऑडियंस एनालिसिस, टारगेट ऑडियंस, राइटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स, टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट, जनरल एक्सपर्ट, स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स, ऑडियंस, यूज ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये है ऑडियंस एनालिसिस के बारे में। टारगेट योर ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस इज अ स्पेसिफाइड ऑडियंस और अ डेमोग्राफिक ग्रुप फॉर होम अ मैसेज इज डिज़ाइन। एक जो ऑडियंस होता है उनके मैसेज डिज़ाइन करना होता है। योर टारगेट ऑडियंस इज़ द इंडिविजुअल, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो किसी इनफरादी, किसी की कह सकते हैं कि वाहिद शख्स के लिए भी हो सकता है, किसी ग्रुप के लिए भी हो सकता है, कम्युनिटीज़ के लिए भी हो सकता है, और बॉडी ऑफ डिसीजन मेकर्स के लिए भी हो सकता है। कैन इन्फ्लुएंस जो आपके टारगेट पर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है जी। टारगेट योर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग ऑडियंस टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़। उनके एक्सपर्टीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आइडेंटिफाई ऑडियंस टाइप, ठीक है, आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राइटिंग ऑफ एक्सपर्टीज़, इसके बेसिकली 2 टाइप्स हैं। MCQs के तौर पर एज ए क्विज आ सकता है, जनरल एक्सपर्ट्स और स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स। इसका स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स क्या होता है, जनरल एक्सपर्ट्स क्या होता है, उनको हर चीज़ के, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है, जनरल, ठीक है। जनरल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन्हें हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, आप उनसे कोई भी टॉपिक डिस्कस करें वो आपको उसका सलूशन देंगे, ठीक है। देखें अबाउट एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट अ फील्ड इन जनरल, बट दे माइट बी अनफेमिलियर विद टेक्निकल टर्म्स, स्पेसिफिक इक्विपमेंट और रिसेंट एडवांसेस इन अ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट में। स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स ऑन द अदर हैंड शेयर ऑन सरपास योर नॉलेज अबाउट अ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट में। स्पेसिफिक जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास किसी स्पेसिफिक जो है डॉक्यूमेंट्स सब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स के मतलब उनके पास नॉलेज होता है, वो आपको किसी भी स्पेसिफिक किसी जनरल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास के ये हर चीज़, आप उनसे कोई भी टॉपिक आप उनसे पूछें तो आपको बता देते हैं, ठीक है जी। बस यही था इसमें से करने वाला। मैनेजर रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, ये जस्ट इसमें से नहीं आना। इन जनरल मैनेजर रीड फ्रॉम बॉटम अ कंसाइज समरी ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन एंड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ऑफ एक्शंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 5। In this lecture you will learn defining objective, document purpose, explicit purpose, to provide information, to give instruction, to persuade the reader, to interact something. Implicit purpose is to establish a relationship, to create trust and establish credibility, to document action। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, अपने जो भी हम स्पीच आउट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट जो है हमें क्लियरली उसको करना चाहिए, हम डिफाइन करना चाहिए। डिटरमाइन व्हाट योर डॉक्यूमेंट नीड टू अकम्प्लिश टू बी सक्सेसफुल, उसका ऑब्जेक्ट ये हम बयान करता है कि ये कह लें कि इशारा करता है कि उसको कितना सक्सेसफुल होना चाहिए। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो उसका कोई मकसद ही नहीं होगा तो पढ़ने वाले को उसकी कुछ समझ ही नहीं आएगी, ठीक है जी। पर्पज़ ऑफ राइटिंग डॉक्यूमेंट पर्पज़ इज़, किसी भी पर्पज़ डॉक्यूमेंट है उसको राइट करने का उसका एक पर्पज़ होता है, ठीक है जी। जो 3-4 जनरल कैटेगरीज उसके पर्पज़ होते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जाहिर सी बात हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं उसका पर्पज़ होता है ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देना। टू गिव इंस्ट्रक्शंस देना। टू परस्यूट द रीडर को, पढ़ने वाले को इस चीज़ पे परस्यूट करना है कि वो उसको फर्दर मोर भी उसको पढ़े। टू अटैक और प्रोहिबिट समथिंग, ठीक है।
या किसी चीज़ पे फोकस देना। पॉइंट टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट में बताया कि आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट राइट करें तो आपको इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए। ठीक है। एक्सप्लिसिट पर्पस मीन्स द पर्पस विच इज़ क्लियरली स्टेटेड। एक्सप्लिसिट पर्पस डॉक्यूमेंट जो होता है उसका वो वाला डॉक्यूमेंट होता है जो क्लियर लिखा हो, जिसमें हर चीज़ यहाँ हो, कोई भी चीज़ छुपी हुई ना हो, जिसको पढ़ने से हमें आइडिया हो जाए कि ये किस चीज़ के मुतालिक लिखा हुआ है। ये जो हम पीछे पढ़ चुके हैं इसके पर्पसेस भी वही हैं। हर डॉक्यूमेंट का पर्पस यही होता है। डॉक्यूमेंट टाइप है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सेक्शन इन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के कितने सेक्शंस होते हैं, बैकग्राउंड होता है, थ्योरी होता है, मटेरियल होता है, रिजल्ट्स होता है, टेबल्स होता है। ठीक है। हम कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका बैकग्राउंड से थोड़ा सा उसका हिस्ट्री लेते हैं कि पहले ये क्या था अब ये क्या है, तो उसके बैकग्राउंड में हम चले जाते हैं, फिर उसकी थ्योरी लिखते हैं, फिर उसके मटेरियल में लिखते हैं, फिर देन हम एट द एंड उसका रिजल्ट लिखते हैं, उसमें टेबल्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करते हैं। द डॉक्यूमेंट विल डिस्कस इन द रीजन बिहाइंड कंसल्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप डेट गिव इंस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंट प्रपोजल, यहाँ से करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, जस्ट आपको एक एज एग्जांपल्स आपको ये समझाने की कोशिश की हुई है। इम्प्लिक्ट पर्पजेज ऑफ, इम्प्लिक्ट का पर्पज, एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट, इसमें डिफरेंस आपको आ सकता है। इम्प्लिक्ट का पर्पज़ होता है जो क्लियरली किसी भी डॉक्यूमेंट में क्लियरली स्टेटेड ना हो, कोई भी चीज़ उसकी क्लियरली ना हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिक्ट पर्पजेज। ठीक है जी। और इम्प्लिक्ट पर्पसेस ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें डिफरेंस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट, एक्सप्लिक्ट में क्लियरली लिखा होता है, उसका पर्पस सामने होता है, उसको पढ़ने से हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस चीज़ पर है। इम्प्लिक्ट में होता है कोई भी चीज़ क्लियरली स्टेटेड नहीं होती। कीप योर इम्प्लिक्ट गोल्स इन माइंड व्हेन राइटिंग अ डॉक्यूमेंट। इन एडिशन टू एक्सप्लिक्ट गोल्स, राइटर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट विद अदर अनस्टेटेड but still extremely important implied goal. Common goals are to establish a relationship, to create trust and establish credibility, relationship कायम करना, trust कायम करना, document actions वगैरह। ठीक है जी, ये आप इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है जी 6th लेक्चर। इन दिस लेसन यू विल लर्न डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ें उन्हें बार बार दी हुई हैं ताकि आप अच्छे से उसको कर सकें। आइडेंटिफाई टास्क यू विल हेल्प योर परफॉर्म वाइल दे रीड। यू शुड टेल हाउ यू वांट टू चेंज द रीडर्स एटीट्यूड, लर्न योर रीडर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्न द टाइप ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स, फिल अ सैम्पल वर्कशीट एट द kept in mind when defining objective, learn the importance of appropriateness in business and technical communication। ये उन्होंने जस्ट एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जांपल जो है उन्होंने उसके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। फेमिलियर विद द टॉपिक, प्रेजेंट, कम्युनिकेशन स्टाइल, स्पेशल फैक्टर्स, नथिंग, कुछ भी नहीं आने वाला है। लर्न द टाइप ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स, पेंथम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स, कॉम्प्लेक्स रीडर्स। पेंथोम रीडर में क्या होता है, जो पेंथोम रीडर है, इन सम सिचुएशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट रीडर में बी हिडन फ्रॉम योर रिटन कम्युनिकेशन रेफरेंस टू वन पर्सन आर यूज बाय अदर। इसमें क्या होता है कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। पेंथोम रीडर जो है इनका दूसरा नाम क्या है, इनको क्या कहते हैं, अननेम्ड रीडर। ये हाइड होते हैं आप लोगों से। मेन के अगर कोई एक शख्स है, उसने मुझसे कोई भी चीज़ है जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ने के लिए लिया है, उसने, लेकिन मैंने उसको दिया, वो मुझे जानता है, मैं उसको जानती हूँ, लेकिन वो आगे नेक्स्ट किसी को दे देता है, मैं तो नहीं जानती कि वो उसने आगे किसी को दिया है। तो ऐसे रीडर्स को हम, लेकिन वो स्क्रिप्ट पढ़ लेगा, तो ऐसे रीडर्स को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड पेंथोम रीडर, और इनका दूसरा नाम जो है अननेम्ड रीडर है। ठीक है, ये इसका क्विज के तौर पे मैंने आपको बताया है। फ्यूचर रीडर्स क्या होते हैं, while identifying your readers you should keep in mind the possibility that your communication may be used week, months or even years from now. The reader will documents in future reader, जो आपके क्या था, द रीडर हु विल बी रीडिंग योर डॉक्यूमेंट्स इन फ्यूचर, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को फ्यूचर में रीड आउट करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर रीडर्स कहते हैं।
Complex readers are the readers consisting of diverse groups with widely varying backgrounds and responsibilities, each with a different agents, each with a different way of functioning and communication. जो different complex readers होते हैं उनके background उनके different होते हैं, responsibilities उनके different होती हैं, each with different age and उनका status एक दूसरे से different होता है, तो complex रीडर्स में आ जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें वो ऐसे वैसे आइडेंटिफाइंग द रीडर बाय टाइप, इसमें आपको एग्जांपल दी हुई है कि इसमें कौन कौन से रीडर्स हैं, आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। ओके जी, नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 7, एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कोहेरेंस। इसके में असाइनमेंट भी दी गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट आपके जो हैं क्लियर होने चाहिए। एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंसाइजनेस एंड कोहेरेंस। ठीक है जी, हम एक्यूरेसी में क्या आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी, टेक्निकल एक्यूरेसी। क्लैरिटी, स्ट्रक्चर क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी, कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी है। कंसाइजनेस है, कोहेरेंस है। पैराग्राफ स्ट्रेटजीज टू डेवलप कोहेरेंट पैराग्राफ, एग्जाम्प्लिफिकेशन, एनालाइज, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, डेफिनेशन, इनैमोरेशन, डिस्क्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसमें बहुत से क्वीज आएंगे, इसमें से मोस्टली इसमें से आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, एक गुड जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है जी, एक्यूरेट टू द पॉइंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इसका सब्जेक्ट जो है क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट मुख्तसर होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए उसका। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें भी कुछ नहीं है। ओके, ये नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये जो करने वाली चीज़ है वो ये है कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती क्या है जी? कल्टिवेट एक्यूरेसी इन राइटिंग विच इज़ द केयरफुल कमिंग टू ट्रूथ और फैक्ट हैज़ 3 मेन एस्पेक्ट्स, जिसमें हमें इस बात में मोहतात होना चाहिए कि कौन सी बात हमें किस चीज़ पर एक्यूरेसी होती है कि कोई भी फैक्ट है, हकीकत है, ट्रूथ है, सच है, कोई भी यूनिवर्स का जिसको हम जुटला नहीं सकते, उसको कहते हैं एक्यूरेसी कहते हैं। इसकी नेक्स्ट 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं इसके। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी होती है, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी होती है, टेक्निकल एक्यूरेसी होती है। ऐसी डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी में क्या होता है कि आपके जो पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर कवरेज कर रही होती है इन अप्रोप्रिएट डिटेल, बिल्कुल प्योर डिटेल के साथ उनको कवर कर रही होती है। कोई भी एक्यूरेसी में यही आता है कि उसमें क्लियरिटी हो, ट्रुथ हो, फैक्ट हो, जिसको झुटलाया ना जा सके। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी में आपको लैंग्वेज केयरफुल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, एक्सप्रेस मीनिंग्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, मीनिंग्स का यूज़ करना पड़ता है। एक्यूरेट लैंग्वेज रिक्वायर्स अ केयरफुल यूज़ ऑफ पैराग्राफ, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड चॉइस टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द टॉपिक्स इफेक्टिवली। जो आपके स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करें, एनालाइज करें एक्यूरेसी के साथ। टेक्निकल एक्यूरेसी क्या होती है? The effective document in science and technology must be grounded in technical, accurate understanding and representation of the subject. Technical accuracy depends on the written conceptual mastery of the subject and vocabulary. Analyze the shape data with the minimize of distortion. ये क्लैरिटी देख लें जी, क्लैरिटी होती क्या है? जो क्लैरिटी जिसके उसके नाम से ज़ाहिर है, जो हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए आसान हो, किसी भी टेक्निकल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो उसको समझने के लिए आसान हो, उसको हम क्लैरिटी कहते हैं जी। ओके जी, नेक्स्ट इसकी उन्होंने कुछ टाइप्स दी हुई हैं। स्ट्रक्चरल क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी, कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी। स्ट्रक्चर क्लैरिटी, इनको जस्ट आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। वैसे इतने सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स हैं जो या क्लैरिटी हो गया, कंसाइजनेस हो गया, कोहेरेंस हो गया, सिर्फ ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, कंसाइजनेस देख लें। कंसाइजनेस हैज़ अ स्पेशल वैल्यू इन टेक्निकल फील्ड। राइटर्स आर ऑफन टेम्प्टेड टू इंक्लूड एवरीथिंग दैट कुड बी रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट rather than merely everything that is relevant to the communication task at hand.
द कंसाइज डॉक्यूमेंट अ पीस ऑफ दैट कन्वेज ओनली द नीडेड मटीरियल। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सिर्फ नीड होती है मटीरियल को, सिर्फ टू द पॉइंट बात होती है कंसाइजनेस में, एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड नहीं की जाती जो उसको मैनेज करने में हम प्रॉब्लम क्रिएट करें या रिस्पॉन्स देने में। तो सिर्फ इसमें टू द पॉइंट नीडेड मटेरियल इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कोहेरेंस। कोहेरेंस इज द क्वालिटी ऑफ हैंगिंग टुगेदर ऑफ प्रोवाइडिंग द रीडर एन इजीली फॉलोड पाथ। उसमें सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और रीडर के लिए ऐसा एक आसान तरीका मुंतखब किया जाता है जो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। Writing promote coherence by making their material logically and stylistically consistent and organize and expression their ideas in specific patterns। ठीक है जी, बस यही इसमें करने वाला है। नेक्स्ट है एनामोरेशन, एग्जाम्पलिफिकेशन, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, एनालिसिस, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन। ये इसमें कुछ चीज़ें, इनको जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा, अदरवाइज इसमें से ये कुछ भी नहीं आता इसमें से, जस्ट एज अ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दी हुई हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7C कौन कौन से हैं जी? completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, correctness। ये 7 C's हैं। ये आपको एज आ 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है या 2 मार्क्स का भी आ सकता है कि 7 C's के ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नेम राइट करें। तो इनको आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है, इनमें मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है जी। इनको कंप्लीटनेस में यही आ जाता है कि कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी बात हम कर रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ हम राइट कर रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उसको कंप्लीट होना चाहिए, उसको उसमें किसी किस्म का अभाव नहीं होना चाहिए, वो समझ आ जाना चाहिए। कंसाइजनेस होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, नीडेड मटेरियल उसमें प्रोवाइड करना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए उसमें ताकि वो रीडर को और पढ़ने वाले को समझ आ जाए। कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए उसमें, स्पेलिंग मिस्टेक्स या एट्सेट्रा जो चीज़ें ग्रामर मिस्टेक्स वो नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए उसका मकसद में, उसके जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा पर्पस है वो उसमें क्लियर होना चाहिए। कर्टेसी होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, उसमें तहम्मुल होना चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो करेक्टनेस ही है होनी चाहिए। प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, आंसर द 5 वर्ड डैट मेक द मैसेज क्लियर। ये 5 वर्ड हैं, डब्ल्यूज़ हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने कि किसी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें कौन कौन से 5 डब्ल्यूज़ की ज़रूरत होती है। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। हु का मतलब होता है कि कौन, हम किसी को भी कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर लें तो हमें जानना ज़रूरत है कि हु कौन है जो ले रहा है, व्हाट क्यों ले रहा है, व्हेन कब चाहिए उसको, वेयर किस जगह चाहिए, वाई क्यों चाहिए उसको। इस हम चीज़ों इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। इन सब लुक फॉर द क्वेश्चन, सम मे बी अपेयर्ड बी ऑलरेडी विद इन द पैराग्राफ। ये उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि जो ये 5 डब्ल्यूज़ हैं इनके आंसर आप इसमें से फाइंड आउट करें। ओके जी, सिर्फ ये था इसका कॉन्सेप्ट, और अदरवाइज़ ये आपको यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आप उसमें एलिमिनेट वर्ड एक्सप्रेशंस यूजिंग सिंगल सब्सटीट्यूट इंस्टेड ऑफ फ्रेजेस। आपको सिंगल वर्ड्स यूज हैं, जैसे कि एट दिस टाइम, हम इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं नाउ, अब कर सकते हैं ना एट दिस टाइम। इसका मतलब भी वही, ड्यू टू द फैक्ट, बिकॉज, हैव, नीडेड, फॉर, नीड, इन ड्यू कोर्स, सून, इन ड्यू कोर्स, जल्दी, बहुत जल्द। तो ये उन्होंने कुछ, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये भी इसी तरह से कि वर्डली को उनको हम किस तरह से ओवराइजिंग एम्पटी फ्रेजेज जो हैं इनको उनसे अवॉइड कर सकते हैं। ओके जी, ये था जी लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 9 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 2 है, उसका कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन में आपको पहले बता चुके हैं। कंसिडरेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीव इन माइंड। जो भी रीडर पढ़ने वाले के माइंड में जो क्वेश्चन आए वो उसको रिस्पॉन्स करने का उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। शोज डैट यू अंडरस्टैंड योर आइडियंस विच गोज़ अ लॉन्ग वे टू गेट योर डिजायर्ड। कंसिडरेशन सिंपली मीन्स यू शो एम्पैथी योर कम्युनिकेशन स्टाइल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्जांपल्स दी हुए हैं, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। करेक्टनेस से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। करेक्टनेस मीन्स being specific, definite, wide rather than view, age and general, often it meaning use direct, explicit, often dictionary based rather than connotative words, grammar words, other words जो होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, वो सब आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये था जी लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 है, लास्ट लेक्चर है जी इस वीडियो का है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो जो उसमें इसके नेक्स्ट 12 लेक्चर्स हैं जो उनको क्लियर कर दूँगी। द 7 C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसका उसी का पार्ट 3 है। क्लैरिटी ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये वही चीज़ें उन्होंने थोड़ी सी डिटेल्स में दी हुई हैं। आप इनको बस सिर्फ आपने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और कुछ भी नहीं आता। उन्होंने एग्जांपल्स के साथ आपको ये सारा रीड आउट करने वाला नहीं है, सिर्फ आपने इसके कॉन्सेप्ट करने हैं। क्लैरिटी और इसमें से कर्टिसी, इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं। चेकलिस्ट है, डू एंड डोंट ऑफ क्लैरिटी, यही चीज़ इसमें है। तो क्लैरिटी मैंने आपको बता दिया कि एक्यूरेट होना चाहिए। रीडर जो है उसको रीड आउट करने का पर्पज़ उसके सामने क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, ये इसके गोल्डन रूल्स बताए हुए हैं। व्हेन इज डाउट यूज़ द मोर फेमिलियर वर्ड, ऑडियंस विल अंडरस्टैंड देन बेटर। कहीं फेमिलियर वर्ड को यूज़ करें ताकि ऑडियंस उसको बेहतर तरीके से क्या है जी अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं अनफेमिलियर और फेमिलियर की, तो आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। ओके, और इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला। चेकलिस्ट, कर्टसी, सजेशंस, ये उन्होंने आपको एज एग्जांपल में पहले भी बता चुके हैं, एज एग्जांपल्स के तौर पर आपको दी हुई हैं। ओके, ये था जी आज का लेक्चर। लेसन नंबर 11 है जी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। विदाउट हेजिटेशन आप कोई भी आपके क्वेश्चन कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई कमी बेशी रह गई, वैसे मैंने हर टॉपिक को, हर बात को बहुत अच्छे अंदाज से क्लियर करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई हुई होगी और इस बेस पे आप अपने मिड में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे। और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।